हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू सिलेक्ट ए म्यूचुअल फंड। जी हाँ, देखिए आपने अभी डिसीजन ले लिया कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपका जो पहला प्रोसीजर रहेगा कि आपको कैसे एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना है। क्योंकि देखिए दुनिया भर के हजारों आपको म्यूचुअल फंड्स मिलेंगे, लेकिन आपको किसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि आपको लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ पे टोटल 15 पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आप ये 15 पॉइंट्स को कंसिडर करके एक अच्छा खासा म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हैं, तो आपको डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, जो आपने अपने फाइनेंशियल गोल में रखा हुआ है, जो आपने सोच रहे हैं कि मुझे इतना परसेंट तक का रिटर्न मिलना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं सिर्फ लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता, जो नंबर वन पॉइंट में आता है वो आपका स्कीम ऑब्जेक्टिव। जी हाँ, देखिए जब आप एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हैं, तो आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है। मतलब मान लीजिए जैसे कि आपने सोच रहे हैं कि मुझे 10 साल के बाद एक घर खरीदना है, मुझे 15 साल तक के बाद मुझे अपनी बेटी की शादी करानी है। तो उस हिसाब से आपका, उस गोल के हिसाब से आपका म्यूचुअल फंड सिलेक्ट होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है और इस वीडियो में मैं बताता हूँ। अगर आपके पास टाइम फ्रेम थोड़ा ज्यादा है, तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। इतना ज्यादा नहीं कि मतलब 100% ही रिस्क ले ले। मतलब हाँ, आप जैसे मतलब मान लीजिए आपके पास टाइम फ्रेम 10 से 15 साल है, तो आप रिस्क वाले पोर्टफोलियो, मतलब अपने रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में 30% तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम फ्रेम कम है, मतलब मान लीजिए आपके पास 4 साल 5 साल है, तो आप वहां पे रिस्क भी कम लेना चाहेंगे और वहां पे आपका सेफ भी चलना चाहेंगे, और आप चाहते हैं कि रिटर्न भी थोड़ा एवरेज मिल जाए, मतलब हाँ, बेटर देन एफडी मिल जाए और इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिल जाए। मतलब आप चाहते हैं कि 15 से 20% या 10 से 15% के बीच में रिटर्न मिल जाए। तो तब आपका जो सिलेक्शन होगा वो दूसरा सिलेक्शन होगा। तो वो जो टाइम फ्रेम, आपका फाइनेंशियल गोल, आपका स्कीम ऑब्जेक्टिव, ये सारा जो है सम अप हो जाता है और उसके हिसाब से आप एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हैं। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट आपका हो गया वो है बेंचमार्क। जी हाँ, देखिए आपने जो म्यूचुअल फंड को चूज कर लिया, मतलब अपने फाइनेंशियल गोल्स को देख के, आपका स्कीम ऑब्जेक्टिव को जान के, सब कुछ अपना एनालिसिस करके आपने चूज कर लिया। अब सेकंड जो स्टेप होता है आपका, क्या होता है, वो है आपका बेंचमार्क चेक करना। जी हाँ, देखिए आपने कोई एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड चूज कर लिया, मतलब मान लीजिए आपने एक्सिस स्मॉल कैप चूज कर लिया। तो आपको क्या करना है, उसी के रिलेटेड, उसी का ही जो कैटेगरी का है इंडेक्स फंड है, उसको आपको देखना है और उसका रिटर्न देखना है कंटिन्यूअसली 10 साल में, और इस पर्टिकुलर फंड का 10 साल का रिटर्न देखना है। अगर इसकी बीटिंग रिटर्न है, तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। वरना अगर बीटिंग रिटर्न नहीं है, तो आप जगह क्या करेंगे कि आप तो इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड सारे कैटेगरी के होते हैं, मतलब आपका लार्ज कैप का होता है, मिड कैप का होता है, स्मॉल कैप का होता है। तो इंडेक्स फंड बेसिकली क्या होता है, टॉप की कंपनीज, मतलब उस पर्टिकुलर कैटेगरी की टॉप की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट। तो वहां पे जब बिना दिमाग लगा के टॉप की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो रहा है और आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, और यहाँ पे अगर इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न, मतलब यहाँ पे अगर बेंचमार्क बीटिंग रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या फायदा। तो ये चीजें आपको देखनी जरूरी होती है जब आप एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हैं। तो ये आपका हो गया सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट हो गया हमारा फंड मैनेजर। जी हाँ, देखिए फंड मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके म्यूचुअल फंड में, क्योंकि देखिए आप दिमाग लगा नहीं रहे, फंड मैनेजर ही आपका दिमाग लगा के इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आपको रिटर्न दिलवा रहा है। तो आपको फंड मैनेजर के बारे में बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप उनके बारे में जानेंगे, उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे, उनके उन्होंने किस किस में इन्वेस्टमेंट करवा रखा है और कितने कितने रिटर्न दिलवा रखे हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ, मैंने जो पैसे दिया है एक फंड मैनेजर को दे रखा है, वो जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो डेफिनेटली एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करेगा, वो अच्छा खासा रिटर्न भी दिलवाएंगे। तो आपको थर्ड जो रिसर्च करना है वो आपका फंड मैनेजर के ऊपर। फोर्थ पॉइंट हो गया इन्वेस्टमेंट स्टाइल। देखिए, अब आपको फंड मैनेजर के बारे में इन्वेस्टमेंट स्टाइल भी जानना है। इन्वेस्टमेंट स्टाइल मतलब वो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किस टाइप का रिस्क बना रहे हैं। मतलब जैसे आपने मान लीजिए अब लार्ज कैप फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो लार्ज कैप में 80% तक का आपका लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, 20% तक का आपका स्मॉल कैप में होना चाहिए। तो सॉरी, होना नहीं चाहिए, मतलब 20% किसी में भी कर सकते हैं, मतलब 100% भी लार्ज कैप ले सकते हैं, लेकिन 80% मैंडेटरी तक हो जाता है। तो ज्यादातर 80% तक लार्ज कैप में होता है और 20% किसी में भी वो करवा सकते हैं। तो वहां पे क्या होता है, वो मिड कैप या स्मॉल कैप लेते हैं ताकि वो अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करवा सके, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा ज्यादा पोटेंशियल होता है, रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है। तो आपको उनके बारे में रिसर्च करना है कि मतलब इनका जो पोर्टफोलियो में जो ये चीजें रख रहे हैं, या फिर आप कोई दूसरे स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनके बारे में भी रिसर्च करना है कि किस किस में रखा है। तो उनका डिटेल जब आप एनालिसिस करके ही, और उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल, मतलब इन्वेस्टमेंट स्टाइल का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे कि मान लीजिए वो बार बार चेंज तो नहीं कर रहे, मतलब 6 महीने के बाद देखा कि यार सारा पोर्टफोलियो ही चेंज कर दिया और दूसरा परचेज कर लिया, और पोर्टफोलियो ही पूरा बदल गया। आपने सोच रहे हैं कि ये स्टॉक्स है, आपने रिसर्च कर रखा है, और बाद में पता चला कि वो स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में है ही नहीं, क्योंकि फंड मैनेजर ने चेंज कर दिया। तो ये चीजें जो फ्रीक्वेंट उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहे हैं या कभी कभार चेंज कर रहे हैं, ये चीजें आपको जानना जरूरी है।
उसके बाद नंबर 5 में आता है आपका पोर्टफोलियो होल्डिंग्स। जी हाँ, आपको पोर्टफोलियो होल्डिंग्स तो देखनी ज़रूरी है कि इन्होंने कितना भरोसा कौन से स्टॉक्स में मतलब जताया है। तो वो आपको जानना ज़रूरी है कि कितने-कितने परसेंट तक का शेयर्स इन्होंने खरीद रखे हैं, कौन से पर्टिकुलर स्टॉक्स में, कौन से सेक्टर्स में इनका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। तो वो पर्टिकुलर आपको जानना ज़रूरी है, लेकिन मैं आपको हर एक वीडियो में भी सजेस्ट करता हूँ, एक सेक्टरल फंड मत चूज़ करिए। सेक्टर्स मतलब उनमें भी डाइवर्सिफाई होता है जब आप म्यूचुअल फंड में चूज़ करते हैं, मतलब जैसे आपने लार्ज कैप नहीं चुना तो फाइनेंशियल सेक्टर, आपका आईटी सेक्टर, आपका जो भी जितने भी सेक्टर्स हैं, हेल्थ केयर सेक्टर, तो सारे में डाइवर्सिफाई होता है। तो वो भी आपको देखना ज़रूरी है। अब 6th पॉइंट में आता है आपका, वो है टर्नओवर। जी हाँ, देखिए अब ये कितने में चेंज करते रहते हैं, फंड मैनेजर्स क्या सेल करते हैं, क्या परचेज़ करते हैं, ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो टर्नओवर जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नंबर 7 में आता है आपका पास्ट परफॉर्मेंस। जी हाँ, देखिए आपको पास्ट परफॉर्मेंस देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपको भले ही फ्यूचर में गारंटी नहीं देता कि पास्ट परफॉर्मेंस जितना दिया है फ्यूचर में भी वैसा ही देगा। लेकिन आपको उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल पता चल जाता है। आपको उनमें थोड़ा भरोसा आता है कि हाँ, भले ही उतना रिटर्न ना दे, लेकिन फिर भी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देने की पोटेंशियल रखता है, क्योंकि इसने ऑलरेडी इनके पास एक्सपीरियंस है पास्ट रिटर्न से। तो आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आता है। तो पास्ट रिटर्न्स परफॉर्मेंस जानना ज़रूरी है, क्योंकि उससे भी एनएवी डिसीजन होता है। तो एनएवी की जब डिसीजन होता है तो आप समझ पा रहे हैं कि उसकी एनएवी प्राइस भी बढ़ती है, और आपको फ्यूचर में जब ये अच्छा खासा रिटर्न भी देते हैं, इसकी एनएवी प्राइस भी बढ़ेगी और आपको रिटर्न भी अच्छा खासा मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। और पास्ट परफॉर्मेंस कैसे जानेंगे? 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, उसके बाद आपका 5 ईयर और 10 ईयर्स। आप ये भी देख सकते हैं और 7 ईयर्स का भी देख सकते हैं। टोटल इतने में अगर आप देखेंगे तो कितना रिटर्न मिल रखा है और रेगुलरली कितना रिटर्न मिल रहा है, तो आपको पता चल जाएगा और आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें, अगर आप उससे डिसीजन भी ले पाएंगे। नंबर 8 हो गया नो सेक्टरल और थीमेटिक फंड्स। जी हाँ, देखिए थीमेटिक मतलब थीम बेसिस फंड्स, या फिर आप उसको मान सकते हैं सेक्टरल फंड भी कह सकते हैं। सेक्टरल फंड मतलब एक पर्टिकुलर सेक्टर, जैसे मानते हैं हेल्थ केयर मतलब आप उसमें फार्मा रिलेटेड में या फिर हेल्थ के जितने भी रिलेटेड जो भी मतलब तरक्की होगी उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें ज्यादा रिस्की आ जाता है, तो इसमें ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आपको एक दो सेक्टर में ज्यादा भरोसा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपका स्मॉल कैप फंड के बराबर रिस्क आ जाता है। अगर 8 से 10 इयर्स तक का आपका टाइम फ्रेम है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन रहता है कि आप थीमेटिक फंड या फिर सेक्टरल फंड में ज्यादातर आप उसमें इन्वेस्टमेंट ना ही करें तो अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपका रिटर्न भले मिले या ना मिले, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो थीम बेसिस मतलब आपका समझ गए होंगे कि हेल्थ केयर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, आपका और भी जितने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया। तो ये जो सेक्टरल बेसिस फंड्स होते हैं उससे थोड़ा ज्यादा दूर रहे। अगर आप बाद में आपको जब नॉलेज होगा तब आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट से इससे थोड़ा दूर रहे। नंबर 9 में होता है इंडेक्स फंड। देखिए इंडेक्स फंड को आप इग्नोर नहीं मार सकते, क्योंकि देखिए इंडेक्स फंड जो होता है ना, वो उसमें क्या होता है कि फंड मैनेजर अपना दिमाग नहीं लगाते, उसमें टॉप की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है लॉन्ग रन में। तो इंडेक्स फंड को कभी भी आप इग्नोर नहीं मार सकते। इंडेक्स फंड को आपको डेफिनेटली कंसिडर करना पड़ेगा जब आप एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करेंगे, तो डेफिनेटली आपको कंसिडर करना जरूरी है। नंबर 10 में है आपको नो क्लोज एंडेड फंड। देखिए क्लोज एंडेड फंड को आपको एकदम इग्नोर मानना पड़ेगा, उसमें कुछ लॉक पीरियड्स भी होते हैं, बहुत पंगे होते हैं उनमें, तो उनसे आप दूर रहना। आपको ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड चूज करने, क्लोज एंडेड फंड म्यूचुअल फंड चूज नहीं करने। नंबर 11 होता है आपका फंड एज। डेफिनेटली देखिए आपको एक फंड का एज जानना जरूरी है। मिनिमम 5 साल हो तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि 5 साल के हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कि हाँ उसका रिटर्न डेटा आपके पास होता है, पास्ट परफॉर्मेंस एनालिसिस कर पाते हैं। अगर मिनिमम 1 साल होता है, 6 महीने या 1.5 साल होता है, तो उसमें आपको पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में नहीं पता चलता, आपको फंड मैनेजर के बारे में पता नहीं चलता, ये इनके पास मतलब इनके पास पोटेंशियल है या नहीं है पता नहीं चलता। तो मिनिमम 5 साल पुराना फंड डेफिनेटली होना चाहिए। तो उसमें क्या आपको भरोसा भी आएगा, उसका एयूएम साइज भी ठीक ठाक होगा, तो आप उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे। नंबर 12 में आता है फंड साइज। देखिए मैंने अभी बताया आपको, फंड साइज जो एयूएम साइज वो भी ज्यादा अच्छा खासा होगा अगर 5 साल मिनिमम चूज करेंगे। तो ये मिनिमम आपका जरूरी होता है, और मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है कि बहुत ही एयूएम साइज बहुत ही मतलब मैटर करता है। अगर आप देखिए भले ही पार्ट इतना डायरेक्ट मैटर नहीं करता, लेकिन पार्शियल मैटर करता है। अगर देखिए एयूएम साइज कम होता है
तो प्रॉब्लम क्या होती है ईएम साइज कम होने से कि आपका भरोसा नहीं होता क्योंकि लोग ज्यादा उसमें इन्वेस्टेड नहीं है, तो आपके मन में क्या आता है कि यार वो ज्यादा लोग इन्वेस्टेड नहीं है तो इसका मतलब बेकार फंड है। अगर आपका ईएम साइज ज्यादा है तो उसमें क्या होता है कि फंड मैनेजर को मैनेजमेंट करने में दिक्कत आ जाती है। वो सोचते हैं कि क्या करना है, किस कितने में कैश रखना है, कितना इन्वेस्टेड करना है, क्योंकि कभी कभी क्या कहते हैं वो अपना लमसम भी बंद करवा देते हैं। अगर वो मैनेज कर लेते तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती। तो मैं कहता हूँ कि इसमें पार्शियल इफेक्ट होता है, कोई ज्यादा बड़ा इफेक्ट नहीं रहता है। उसके बाद नंबर 13 होता है आपका एक्सपेंस रेशियो। जी हाँ, एक्सपेंस रेशियो बहुत जरूरी होता है। एक्सपेंस रेशियो जो होता है बेसिकली क्या होता है कि आपका आप दिमाग नहीं लगा रहे, आपका जो पैसा है वो फंड मैनेजर्स लगा रहे हैं, तो फंड मैनेजर को आपको एज ए फीस देना पड़ता है, मतलब मैनेजमेंट फीस देनी पड़ती है। तो आपका एक्सपेंस रेशियो जो सजेशन रहता है वो 1% से नीचे रहना चाहिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म में जब आप आपका रिटर्न मिलेगा और जब आप 1% तक का रिटर्न जो आपका जो टोटल रिटर्न का 1% जब आप फंड मैनेजर को देंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ लाखों करोड़ों का डिफरेंस आ जाता है जब आप लॉन्ग टर्म तक वेट करते हैं। तो ये जो वो 1% से कम होना चाहिए, मतलब 0.5 0.6% हो तो ज्यादा अच्छा है। तो उसमें क्या है कि आपको पता नहीं चलता, तो आप थोड़ा कम होता है उनका मैनेजमेंट फीस। तो ये हो गया नंबर 13। नंबर 14 हो गया टर्नओवर रेशियो। देखिए टर्नओवर रेशियो ज्यादा होता है तो आप बोलते हैं कि हाँ सही है, मस्त है, ये वो है, लेकिन बहुत ज्यादा होने से क्या होता है कि इसमें वॉलिडिटी ज्यादा हो जाती है। तो ये टू हाई होने से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर इक्विटी का टर्नओवर रेशियो 30 से 40% नीचे तो डेफिनेटली आप उसे कंसीडर कर सकते हैं। 30 से 40% थोड़ा ज्यादा रिस्की हो जाता है। उसके बाद आपका स्टैंड 15 नंबर होता है, वो है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। जी हाँ, स्टैंडर्ड डिविएशन को कंसीडर करना बहुत जरूरी होता है। देखिए आपने एक म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर लिया, उसका एक एवरेज रिटर्न होता है। एवरेज रिटर्न के बाद आपको स्टैंडर्ड डिविएशन देखना पड़ता है। स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली क्या होता है कि एवरेज रिटर्न का हाई कितना ले सकता है और लो कितना कर सकता है। मतलब जैसे मान लीजिए एवरेज रिटर्न आपका 15% है, उसके बाद आपका स्टैंडर्ड डिविएशन 10% आ रहा है, तो आपका यहाँ पे पोटेंशियल कितना बनता है? 15 प्लस 10, वो या तो वो आपको 15 से प्लस 10 मतलब 25% तक का रिटर्न दे सकता है, या 15 माइनस 10 दे सकता है, मतलब आपको 5% तक का रिटर्न दे सकता है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जितना कम हो उतना अच्छा खासा आपको रिटर्न मिलता है लॉन्ग टर्म में, और रिस्क भी कम होता है। तो इसीलिए आपको रिस्क और रिटर्न को एडजस्ट करके ही आपको अच्छा खासा फ्यूचर में अपना कॉर्पस बढ़ाना है, मतलब तो बहुत बड़ा कॉर्पस आपको क्रिएट करना है। तो ये चीजें आपको कंसिडर करनी पड़ेगी जब आप एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं लाता रहता हूँ। थैंक यू।